अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी हमारा चल रहा है। ठीक है, उसमें तकरीबन टॉपिक हमने कवर किए हैं। तो अभी हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम सोराइसिस के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द सोराइसिस। सोराइसिस की डेफिनेशन में यहाँ पर लिखी नहीं है, मैंने जगह नहीं है, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होती है? इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी पेप्यूलोस्कोमस डिजीज़। ठीक है, इसमें क्या बनेंगे? जो है ना पेप्यूल्स बनेंगे, और क्या बनेंगे? इन्फ्लेमेटरी पेप्यूल्स। ठीक है, और स्कोमस जो ना जो स्किन है उसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, पेप्यूलोस्कोमस इन्फ्लेमेटरी, पहले क्या था? क्रॉनिक था। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी पेप्यूलोस्कोमस डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सैल्मन कलर्ड प्लाक। इसका जो प्लाक होगा वो सैल्मन कलर्ड होगा विद सिल्वरी वाइट लार्ज स्केल। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? सोराइसिस कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? लेट्स सपोज दिस इज़ द प्लाक। ये क्या है? प्लाक है। अब इस प्लाक के अंदर आपको क्या मिलेगा? लार्ज सिल्वरी वाइट स्केल। जो स्केल है, स्केलिंग मैंने आपको बताई थी, जो टर्मिनोलॉजीज़ वाली वीडियो थी उसमें स्केलिंग बेसिकली क्या थी कि जो है ना केराटिन मैसेज जो है ना आपके पास क्या वो अपीयर हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्केलिंग हो जाएगी। प्लाक के अंदर स्केलिंग हो जाएगी, और वो स्केलिंग कौन से कलर की होगी? सिल्वरी वाइट स्केल। क्या? सिल्वरी वाइट स्केल। और जो प्लाक कौन सा होगा? सैल्मन कलर होगा। सैल्मन कलर का प्लाक होगा। जो स्केलिंग होगी वो कौन सी होगी? सिल्वरी वाइट स्केलिंग होगी। ये पर्टिकुलर ना, ये इसको जो है ना डायग्नोस्टिक जो है ना आपके पास क्या जो अप्रोच है उसमें हेल्प करता है ये लीजन इसका। ठीक है, अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और इसकी जो है ना मोस्टली ये इडियोपैथिक ही होता है। इसका कॉज आपको पता नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन बुक्स फिर भी कहती हैं कि जो ना HLA-C से एसोसिएटेड है। सोर्स 1 जीन होता है उसके साथ एसोसिएटेड इन इंटरल्यूकिन 36। ये आप याद करें ना, ये एसोसिएटेड होता है विद पाल्म जो ना आपके पास क्या? पामो प्लांटर पस्चुलर सोराइसिस। ठीक है, पामो प्लांटर पस्चुलर सोराइसिस में आपको बताऊंगा कि आगे ये क्या है। ये इसका जो ना एक टाइप में से आता है सोराइसिस में, इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, अच्छा, तो ये इंटरल्यूकिन 36 इसमें आपके पास क्या इसका रोल होता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी बहुत मैं आपको पैथोजेनेसिस बता देता हूँ। जो ना पैथोजेनेसिस की क्या है, इतनी वैसे जो ना आपके पास क्या बुक्स में दी नहीं है, लेकिन जो दी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है? अच्छा, इस डायग्राम को पहले समझिए आप। दिस इज़ द बेजल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। दिस इज़ द बेजल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, and this one upper layer is the stratum corneum of the epidermis, stratum corneum, and this layer is the stratum lucidum, stratum lucidum। ठीक है, इसके ऊपर जो ना स्ट्रेटम स्पाइनोजम एंड ग्रेन्युलोजम आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, बेजल के ऊपर ग्रेन्युलोजम एंड स्पाइनोजम आ जाएगा। ठीक है, तो वो दोनों हमारे काम की नहीं है। ठीक है, ये तीनों लेयर्स काम की हैं, तो मैं इन्हीं के ऊपर बात करूँगा। ठीक है, जो स्ट्रेटम बेजल है इसमें ये सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? केराटिनोसाइट्स। एंड दीज केराटिनोसाइट्स आर विद दी न्यूक्लियाई। इनमें ये क्या है? न्यूक्लियस भी है। ठीक है, और आपको ये पता है कि जो ना ये यहाँ से ना माइग्रेट करके जाते हैं। ये जो सेल्स हैं केराटिनोसाइट्स, ये माइग्रेट करके जाते हैं अप टू द स्ट्रेटम कॉर्नियम, एंड थ्रू दिस फेज, ये जो इनका माइग्रेटरी फेज होता है फ्रॉम द बेजल टू द कॉर्नियम, ये इस बीच में क्या करते हैं? इनका जो न्यूक्लियाई है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली लॉस हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा जी, जो कोई भी जो है ना आपके पास का इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होंगे, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होगा कि ये जो डेंड्राइटिक सेल है, डेंड्राइटिक सेल एक्टिवेट होगा। अब जो डेंड्राइटिक सेल है ये आपके पास क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा किसको? टी सेल को। अब टी सेल को ये कैसे एक्टिवेट करेगा? वी आर प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 12 एंड इंटरल्यूकिन 23। अब ये दोनों इसको क्या करेंगे? टी सेल को एक्टिवेट करेंगे। अब टी सेल क्या करेगा? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरफेरॉन गामा एंड इंटरल्यूकिन 17 प्रोड्यूस करेगा।
ये तीनों चीज़ें क्या करेंगी, ये जो बेजल लेयर है इसको ना एक्टिवेट कर देगी। जब ये बेजल लेयर को एक्टिवेट करेगी, लेट सपोज जो ना आपके पास क्या नॉर्मली द माइग्रेशन फ्रॉम द बेजल लेयर टू द कॉर्नियम स्ट्रेटम कॉर्नियम जो ना आपके पास क्या कितना टाइम लगता है, लेट सपोज कर लेते हैं, ठीक है, जो ना 20 डेज़ लगते हैं, 20 डेज़ लगते हैं, ठीक है नॉर्मली। अगर इन तीनों ने ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा, इन तीनों ने इसको क्या किया, बेजल लेयर को स्टिमुलेट किया, तो यहाँ पर ये जो इसकी माइग्रेशन है वो विद इन जो ना आपके पास क्या 5 डेज़ में हो जाएगी, ठीक है। जो नॉर्मल जो ना आपके पास क्या 15 डेज़ में 20 डेज़ में हो रही थी, वो आपके पास क्या अभी 5 डेज़ में हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ दीज 2 फैक्टर्स और दीज 3 फैक्टर्स, ठीक है। इन इसके साथ साथ ये यहाँ पर इंड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड इरिदीमा, बिकॉज दीज आर द इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। ये इन्फ्लेमेशन यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ना ये इसका थोड़ी बहुत दी हुई है बुक में। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, ये दीज सेल्स आर द न्यूक्लिएटेड सेल्स, और ये जब यहाँ पर स्ट्रेटम कॉर्नियम में आते हैं, नॉर्मली ये न्यूक्लिएटेड नहीं होते, ये जो ना आपके पास इनका जो न्यूक्लियस है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली। अब यहाँ पर होगा क्या, ये स्ट्रेटम जो कॉर्नियम में, लेट सपोज ये स्ट्रेटम कॉर्नियम में आ गए सेल्स, स्क्वामस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और यहाँ पर मैंने एरिदीमा लिखा है ना, ये एरिदीमा आपको स्किन के ऊपर मिलेगा, ठीक है। और जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो प्लाक है, प्लाक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो लीजन है इसको मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है। अब इसको समझें, यहाँ पर होगा क्या, ये जो सेल्स हैं इनका नॉर्मल न्यूक्लियस यहाँ पर लॉस्ड होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, इनका जो न्यूक्लियस है वो इनमें होगा, बिकॉज इनकी जो माइग्रेशन है वो अपने पूरे टाइम पर नहीं हुई है, टाइम से पहले हो गई है, तो इनका जो न्यूक्लियस है इन्हीं में होगा, ठीक है, इन्हीं सेल्स में होगा। एंड अगर न्यूक्लिएटेड केराटिनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम, दिस इज़ नोन एज हाइपर केराटोसिस। क्या, दिस इज़ नोन एज हाइपर केराटोसिस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, हाइपर केराटोसिस। और ये यहाँ पर स्ट्रेटम ल्यूसिडम में भी आएंगे, तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम में भी ये न्यूक्लिएटेड ही होंगे, नॉर्मली इसमें भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें भी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इनमें न्यूक्लियस होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरा केराटोसिस। क्या, पैरा केराटोसिस। अगर ये स्ट्रेटम लूसिडम में होंगे और न्यूक्लियस होगा इनमें, तो इसको हम कहेंगे पैरा केराटोसिस। एंड अगर ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे किस में, इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम में, तो इसको हम हाइपर केराटोसिस कहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको इसकी जो पैथोजेनेसिस ये आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर ही जो ना हम कुछ ड्रग्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक ये जो इसकी माइग्रेशन है फ्रॉम द बेजल टू द कॉर्नियम, इसके ऊपर एक ड्रग अप्लाई करेंगे। एंड इस इंटरल्यूकिन के ऊपर जो ना हम जो ना इनके ऊपर एक ड्रग अप्लाई करेंगे, और इन तीनों के ऊपर भी हम ड्रग अप्लाई करेंगे। वो मैं आपको ट्रीटमेंट जब बताऊंगा तो उसी में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर ना ये जो इसकी वेसल्स हैं, वेसल्स के ऊपर ना वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर भी एक्ट करता है, ये इनको स्टिमुलेट करता है, और वेसल्स की जो आपके पास क्या वेसल की फार्मेशन करवाता है, और उनकी जो परमेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज कर देता है। और यहाँ पर बिकॉज इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास क्या वेसल की परमेबिलिटी ज़ाहिर सी बातें बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये थी, और उसके अलावा कुछ नेल्स में ना चेंजेस आती हैं। लेट सपोज ये नेल है, अच्छा ये जो नेल है नेल में एक चेंज आती है जिसको हम क्या क्या कहते हैं, ओनिकोलिसिस। क्या, ओनिकोलिसिस। अब ये देख रहे हैं ये क्या है, मेरा नेल है, लेट सपोज अब ये नेल है, ये नेल जिसके ऊपर ये रेस्ट कर रहा है ना, ये जिसके ऊपर ये नेल, ये जो नीचे वाला हिस्सा है जिसके ऊपर ये नेल जो ना आपके पास क्या रेस्ट कर रहा है मेरा, ये इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है ना, इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेल बेड हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, नेल है, ये क्या हो गया, ये नेल है, और ये नीचे वाला इसका नेल बेड है। जब ये नेल बेड से आपके पास क्या हो जाए, मतलब क्या सेपरेट हो जाए, इसको हम ओनिकोलिसिस बोलते हैं। क्या, लिफ्ट या फिर लिफ्टिंग ऑफ नेल प्लेट ऑफ द नेल बेड। ये क्या है, नेल प्लेट है, ये नेल बेड है, नेल बेड से ये ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे जो ना आपके पास क्या, ओनिकोलिसिस, ठीक है।
एंड सम टाइम नेल के बीच में यहाँ पर पिटिंग बन जाती है। अब वो पिटिंग क्यों बनती है? बिकॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ पैराकेराटोटिक सेल्स फ्रॉम द नेल सरफेस। ये जो पैराकेराटोटिक सेल्स हैं, ये जो नेल सरफेस में से अगर आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, वो आपके यहाँ से क्या हो जाएंगे, जो ना आपके पास क्या लॉस हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आपके पास क्या यहाँ पर पिट बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं क्या, पिटिंग नेल्स। क्या बनेगा आपके पास, क्या यहाँ पर पिटिंग नेल्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर बीच में आपको ये क्या मिलेगा, बड़ा सा पिट भी मिलेगा कभी कभी। और इसमें आपको एक और लाइन भी मिलती है, उस लाइन को हम बोलते हैं क्या, बॉज लाइन्स, ठीक है। अब ये बॉज लाइन क्या होती है, इट इज़ अ इंटरमिटेंट इन्फ्लेमेटरी लाइन। ये क्या होती है, इंटरमिटेंट इन्फ्लेमेटरी लाइन होती है, ठीक है। बिल्कुल आपको यहाँ पर ही मिलेगी, यूँ ऐसे मिलेगी। उसके अलावा नीचे आपको थोड़ी बहुत स्प्लेंडर हेमरेजेस भी मिलेंगी, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आपको मिल सकती है, उसको हम बोलते हैं क्या, सब उंगल हाइपर कैरेटोसिस। सब उंगल हाइपर कैरेटोसिस इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ चॉकी वाइट मटेरियल अंडर द नेल। ये जो नेल है, नेल के नीचे आपके पास क्या, अगर चॉकी वाइट मटेरियल आपके पास क्या डिपॉजिट हो जाए या फिर एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसको हम सब उंगल हाइपर कैरेटोसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो नेल है, नेल बेड के ऊपर ना आपके पास क्या, ये जो आपका जो इसका कलर है वो बिल्कुल सेल्मन वाइट पैच होगा। नेल का जो कलर होगा सेल्मन वाइट पैच की तरफ होता, पैच की तरह होगा, सेल्मन वाइट पैच, ठीक है। अच्छा, मेन है इसकी आपके पास क्या पिक्चर आपको इसमें लगा दूंगा। सारी जो पिक्चर्स होती हैं ऑस्पीज में वो मैं सारे लेक्चर्स के एंड में लगा दूंगा, लेक्चर के एंड में लगा दूंगा इसके, ठीक है। तो ये नेल में चेंजेस दी जो आपके पास क्या हो, जो ना आपके पास क्या, ये आपसे ऑस्पीज में पूछते हैं। अच्छा इसमें एक और आस्पिड साइन भी पूछते हैं, आस्पिड्स साइन। आस्पिड साइन क्या होता है, जो सोरियाटिक लीजन था, इसमें आपके पास क्या थोड़ी बहुत ब्लीडिंग पॉइंट्स नज़र आ जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्पिड्स साइन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या इसकी पैथोजेनेसिस होगी और फीचर्स हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, इसका टाइप आता है। इसके टाइप में एक आता है गटेड सोराइसिस। गटेड सोराइसिस में आपके पास क्या होगा, बिल्कुल ना स्मॉल स्केटर्ड, ये लीजन है ना पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह से स्केटर्ड लीजन होंगे, ठीक है। क्या होंगे, स्मॉल स्केटर्ड प्लाक्स। और इसकी ना एसोसिएशन होती है विद द स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट। क्या, बीटा हेमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस सोर थ्रोट की हिस्ट्री होती है और फैमिली हिस्ट्री भी होती है, ठीक है। तो इसमें आपने ये सोर थ्रोट की हिस्ट्री लाजमी पूछनी है गटेड सोराइसिस में। अच्छा, इसमें एक और होती है हमारे पास क्या, अक्यूट। अच्छा, इसको छोड़ें। एक इसमें फ़ेनोमेनन होता है कोइबनस फ़ेनोमेनन। कोइबनस फ़ेनोमेनन होता क्या है, ये इसमें भी होता है, बहुत सारे और में भी होता है, ठीक है, स्किन की डिजीज़ में। इसमें होता क्या है, अगर आपके पास कोई भी ट्रॉमा है या फिर स्कार मार के, या फिर आपके पास क्या स्कार है, या फिर कोई भी आपके पास क्या ट्रॉमा हो गया या फिर सर्जिकल मार के उसके ऊपर सोराइसिस हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कोइबनस फ़ेनोमेनन, ठीक है। सोराइसिस इन स्कार मार्क इन ट्रॉमा इज कॉल्ड कोइबनस फ़ेनोमेनन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, पामो प्लांटर पस्चुलर सोराइसिस। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज़ एसोसिएट विद इंटरल्यूकिन, जो आपके पास क्या इंटरल्यूकिन 36 रिसेप्टर, ठीक है, 36 ही था ना, हाँ ठीक है, इंटरल्यूकिन 36 रिसेप्टर, ठीक है। तो ये आपने याद करना है, ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। एंड इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद द स्मोकर्स, दिस इज़ द ओनली वन विच इज़ एसोसिएटेड विद द स्मोकर्स, ठीक है। एंड इसमें आपके पास क्या होगा, येलोइश मोनोमॉर्फिक जो ना आपके पास क्या अपीयरेंस होगी, वो आपके पास क्या उसके बाद ब्राउन हो जाएगी, ब्राउन के बाद वो आपके पास क्या स्टीराइल जो ना आपके पास अच्छा सॉरी, इसमें पस्चूल जो होगा वो बिल्कुल स्टीराइल पस्चूल होगा, ठीक है। और जो इसकी अपीयरेंस होगी वो येलो मोनोमॉर्फिक टू ब्राउन कलर की होगी, ठीक है। ये इसको मिटा दें, येलो मोनोमॉर्फिक टू द ब्राउन कलर की उसकी जो ना अपीयरेंस होगी, ठीक है। इसमें स्मोकस याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। और इंटरल्यूकिन 36। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, आर्कोपस्चुलोसिस, ओ सॉरी एक्रोपस्चुलोसिस, सॉरी यार पता नहीं क्या हो रहा है। एक्रोपस्चुलोसिस में आपके पास क्या होता है, ये यंग चिल्ड्रन में होता है। यार ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे ना इसमें से कोई जो ना एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है सब में से, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये स्मोकस इंपॉर्टेंट है, कोइबनस में कोइबनस तो लाइन ही एक ही है, और जो गटेड था उसमें सोर थ्रोट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एंड इसमें आपके पास क्या मिलेगा, पस्चूल अराउंड नेल एंड फिंगर विद द ब्रिस्क इन्फ्लामेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आपने बस सिर्फ यंग चिल्ड्रन याद करना है, ठीक है, उसमें होता है। एक और इसमें आता है आपके पास क्या, एक्यूट जनरलाइज पस्चुलर सोराइसिस।
इसमें आपके पास क्या एरिथमेटस एंड टेंडर स्किन विद द शीट्स ऑफ स्टीराइल पस्ट्यूल। इसमें जो पस्ट्यूल्स होंगे वो शीट्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है। एंड पस्ट्यूल अकर एट द पेरीफ्री ऑफ द प्लाक। लेट्स सपोज दिस इज द प्लाक एंड प्लाक की जो पेरीफ्री है, पेरीफ्री के ऊपर ही आपके पास क्या यहाँ पर ये पस्ट्यूल बने हुए होंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो प्लाक होगा वो एट द पेरिफेरी ऑफ द पस्ट्यूल होगा। उसके बाद आपके पास क्या फ्लेक्जरल, आपके पास क्या सोराइसिस आता है। जो फ्लेक्जर्स होते हैं लाइक एक्जिला के जो ना रीजन है और ग्रॉइन के रीजन में बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, वहाँ पर इरिथमेटस रीजन मिलेगा बिल्कुल, जो ना आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे तो आप बता देंगे कि दिस इज़ द फ्लेक्जरल सोराइसिस। मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा उसमें लास्ट में, ठीक है। एंड यू हैव टू डिस्टिंग्विश फ्राम जो है ना आपके पास क्या फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल इसी तरह दिखता है। एंड इसके अलावा नैपकिन सोराइसिस होता है, ये मोस्टली चिल्ड्रन में होता है। किसमें? चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। एंड इट इज़ द टिपिकल सोराइटिक लीजन और डिफ्यूज इरिथमेटस इरप्शन विद द एक्सूडेट। क्या होगा? इरिथमेटस इरप्शन होगी विद द एक्सूडेट। इसका भी आपके पास क्या, मैं इस डायग्राम लगा दूंगा इसका, ठीक है। और ये कॉमनली बच्चों को अफेक्ट करता है, ठीक है। जो अच्छा इसमें एक्रो में क्या था? यंग चिल्ड्रन था, इसमें सिर्फ चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आप उसको मिक्स नहीं करना उसके साथ, ठीक है। लास्ट है आपके पास क्या? एरिथ्रोड्रमिक सोराइसिस। इसमें आपके पास इट इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, अगर ये बढ़ जाए तो। एंड दिस इज़ ड्यू टू द विथड्रॉल ऑफ द सिस्टमिक स्टीरॉयड एंड पामोप्लांटर जो पस्ट्यूलर सोराइसिस है ना, ये पामोप्लांटर तो पस्ट्यूलर, अच्छा इसका ना टाइप होता है पस्ट्यूलर सोराइसिस, और पस्ट्यूलर सोराइसिस में ये पामोप्लांटर उसका टाइप होता है। जो पस्ट्यूलर सोराइसिस है, पस्ट्यूलर सोराइसिस इज आल्सो ड्यू टू द विथड्रॉल ऑफ द स्टीरॉयड्स, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट आ गया तो मुझे भी याद आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है वैसे कि जो पस्ट्यूलर सोराइसिस है वो भी क्यों होता है? ड्यू टू द एस्टीरॉयड के विथड्रॉल की वजह से। एंड पामोप्लांटर पस्ट्यूलर किसकी वजह से होता है? वो मोस्टली स्मोकर्स में होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एंड अल्कोहल अब्यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, एंटी मलेरियल ड्रग हो गया, लिथियम की जो ना आपके पास क्या इनटेक हो गया, एंड रेड्यूस कैल्शियम की वजह से इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ही जो ना आपके पास क्या डेंजरस हैं। इट कैन कॉज हार्ट फेलियर, जो ना आपके पास इट कैन कॉज हाइपोथर्मिया एंड डिहाइड्रेशन एंड एडीमा एंड डेथ एज वेल, ठीक है। तो ये इसकी क्या है? ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं किसकी? एरिथ्रोड्रमिक सोराइसिस की, ठीक है। तो ये आपने याद करनी है। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिस्टम और स्टीरॉयड का विथड्रॉल, तो ये आपने याद करना है। तो हमारे यहाँ पर ये टाइप्स इसके पूरे हुए, ठीक है। उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट पर आते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है कैसे करते हैं हम, जो ना आपके पास इसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो है आपके पास क्या? कैल्सीपोट्रियोल एंड टेकालसीटोल। ये दोनों क्या आपके पास क्या विटामिन डी के एनालॉग हैं। ये क्या है? विटामिन डी के एनालॉग हैं। उसके अलावा हम क्या दे सकते हैं इसमें? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। दीज आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द प्लाक सोराइसिस। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? जो ना विटामिन डी के एनालॉग एंड जो ना आपके पास क्या स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड क्या करेंगे? रिड्यूस द इन्फ्लामेशन विद इन द प्लाक। एंड इसमें ना एक जो ना आपके पास क्या एक फुट तक का ना जो है ना एक वो होता है, जो ना क्या करते हैं यार, एक यूनिट होता है इसका FTU। ये मैं इसका जो ना आपके पास क्या फुल फॉर्म में यार पता नहीं क्यों भूल गया हूँ। ये FTU पता है क्या करता है? इसमें होता क्या है? 1 FTU कवर्स द फ्रंट एंड द बैक ऑफ द हैंड साइड। ये मैं FTU का फुल फॉर्म इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये जो फ्रंट और बैक एंड द फ्रंट है, 1 FTU का मतलब यही होता है कि जो ना आपके पास क्या कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अच्छा ये ना टॉपिकल जो ना इसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये टॉपिकल स्टीरॉइड्स देंगे। तो इसका जो ना ट्रीटमेंट क्या है? 1 FTU का मतलब क्या है? कवर्स द बैक एंड द फ्रंट ऑफ द हैंड साइज। इसका मतलब क्या है? इट इज़ 1 FTU। FTU मैं इसमें डाल दूंगा क्या होता है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से FTU के हिसाब से ना हम ये प्रेस्क्राइब करते हैं कि जो ना कितना FTU आपने लगाना है। 1 FTU है, 2 FTU है, वो इस तरह से हम जो ना लिखते हैं, ठीक है। अच्छा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपके पास ना ये भी जो ना डेंजरस होते हैं। तो इसमें ना हम जो ना आपके पास क्या
उस तरह से जो ना हम इसको यूज़ करते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट सिवियर, अच्छा ये माइल्ड टू मॉडरेट पोटेंसी, अभी ये इनकी स्टेरॉइड्स की पोटेंसी चल रही है, ये डिजीज़ की पोटेंसी नहीं है। माइल्ड टू मॉडरेट जो स्टेरॉइड्स हैं वो किस में यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, ऑन द फेस एंड फ्लेक्सुरल स्किन। जो फेस एंड फ्लेक्सुरल लीजन्स होंगे उनमें हम माइल्ड टू मॉडरेट स्टेरॉइड्स देंगे। और मॉडरेट टू पोटेंट स्टेरॉइड्स किस में देंगे, क्रोनिक स्टेबल प्लाक ऑन द बॉडी। जो क्रोनिक होगा और स्टेबल प्लाक होगा उसमें मॉडरेट टू पोटेंट देंगे। और कॉम्बिनेशन विद द सैलिसाइलिक एसिड, विटामिन डी, कोल टार एंड एंटीबायोटिक, ये क्या होती है, मोस्ट इफेक्टिव होती है। ठीक है, इसकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की कॉम्बिनेशन देंगे विद द सैलिसाइलिक एसिड, विटामिन डी, कोल टार एंड द एंटीबायोटिक। अच्छा, कोल टार मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कोल टार इज़ अ केरेटोप्लास्टिक। ये क्या होता है, केरेटोप्लास्टिक होता है, एंड इट इज़ एंटी प्रोराइटिक एंड इट इज़ एंटी माइक्रोबियल एज वेल, एंड इट इज़ यूज्ड इन क्रोनिक, जो ना आपके पास क्या क्रोनिक प्लाक सोराइसिस विद सैलिसाइलिक एसिड। इसको हम सैलिसाइलिक एसिड के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड इसमें एक और चीज़ है, इमोलियंस क्या करते हैं, सॉरी इमोलियम नहीं, इमोलेंस आपके पास जो इचिंग है उसको रिड्यूस करते हैं, रीस्टोर द बेरियर ऑफ द ड्राई स्किन। ठीक है, ये हम यूज़ नहीं कर रहे होते बाय द वे। ठीक है, इश्तमोल क्या करता है, इट इज़ एंटी फंगल। ये क्या है, एंटी फंगल है। ठीक है, और ये हम यूज़ करते हैं इन अनस्टेबल और इन्फ्लेम्ड सोराइसिस। किस में, अनस्टेबल और जो ना इन्फ्लेम्ड सोराइसिस में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है हमारे पास, क्या, डायाथ्रेनोल हम टेम्पररी स्टेन स्किन या फिर हेयर के लिए यूज़ करते हैं। जो स्टेन करता है उसको, अब पर्पल ब्राउन कलर उसमें आपको क्या मिलेगा, पर्पल ब्राउन जो ना आपके पास क्या कलर उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, इसको हम जो ना उसके जब इसके साथ हम इसको स्टेन करेंगे। ठीक है, अगर ये डायथ्रेनोल आप अगर जो ना नॉर्मल स्किन के साथ अगर आप इसको वो करेंगे ना, जो ना कांटेक्ट में लाएंगे तो इसके साथ आपको बर्निंग एंड इरिटेशन भी हो सकती है। ठीक है, ये बस सिर्फ स्किन को वहाँ पर थोड़ा बहुत स्टेन करता है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। लेकिन जो ना सबसे जो ना आपके पास आखिर में क्या बात आ जाती है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, कैल्सीपोट मतलब क्या, जो विटामिन डी के एनालॉग हैं वो देने हैं आपने, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने हैं। ठीक है, उसके बाद स्कैल्प सोरियासिस में आप क्या दे सकते हैं, अच्छा सोराइसिस स्कैल्प की भी हो सकती है, होती भी है। ठीक है, हो सकती नहीं, होती है। इसमें आप कॉम्बिनेशन देंगे, कॉम्बिनेशन कौन सी देंगे, टार विद सैलिसाइलिक एसिड, सल्फर एंड इमोलेंस रब्ड एट द नाइट। ये आपने नाइट में लगानी है तीनों। एंड देन वॉश्ड विद द शैम्पू देन एस्टेरॉइड्स। आपने उसके बाद शैम्पू के साथ इसको वॉश करना है, एंड देन जो ना आपके पास क्या एस्टेरॉइड या फिर सैलिसाइलिक एसिड और विटामिन डी एनालॉग का जेल अप्लाई करना है ऑन द स्किन। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो कॉम्बिनेशन है ड्रग्स की, ये आपने रब करनी है एट द नाइट। उसके बाद इसको आपने वॉश करना है विद द शैम्पू, एंड देन आपने क्या करना है, एस्टेरॉइड अप्लाई करना है या फिर सैलिसाइलिक एसिड अप्लाई करना है या फिर विटामिन डी की जो जेल है वो उस स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है। तो ये इसका जो ना आपके पास क्या इसका ट्रीटमेंट होता है स्कैल्प सोराइसिस का। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जो ना सिस्टमिक ट्रीटमेंट पर जाते हैं। सिस्टमिक ट्रीटमेंट में हम इसमें ना फोटोथेरेपी भी करते हैं एंड फोटोकेमिस्ट्री भी करते हैं। जो फोटोथेरेपी करते हैं इसमें हम उसमें जो ना आपके पास क्या UBV भी देते हैं, और इसमें हम पुआ भी देते हैं, पुआ। ठीक है, और जो आपके पास वो है क्या कहते हैं, जो सिस्टमिक ड्रग्स हैं उसमें हम कैल्शियम यूरिन इनहिबिटर्स देते हैं, TNF अल्फ़ा इनहिबिटर्स देते हैं, और जो इंटरल्यूकिन इनहिबिटर्स हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ड्रग है मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट क्या करता है, ये जो इसकी माइग्रेशन है फ्रॉम द बेजल लेयर अप टू द स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये इसको इनहिबिट करता है, ये इसको इनहिबिट करता है। अगर इसको इनहिबिट करेगा तो यहाँ पर आपके पास ये जो लीजन बन रहा था, प्लाक बन रहा था, वो नहीं बनेगा। ठीक है, मीथोट्रेक्सेट इस तरह से वर्क करता है। एक ड्रग आता है ओस्टिकाइन्यूमेब। ओस्टिकाइन्यूमेब क्या करता है, ये जो इंटरल्यूकिन्स हैं इनको इनहिबिट करता है। इंटरल्यूकिन को इनहिबिट करेगा तो आपके पास क्या जो T सेल की एक्टिवेशन हो रही है वो नहीं होगी। ठीक है, एंड देन जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद 3 ड्रग्स आते हैं, अडलीमीमैब, एटानरसेप्ट एंड इन्फ्लेक्सीमैब।
ये क्या करते हैं, ये इन जो है ना आपके पास क्या TNF अल्फ़ा जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये इनको इनहिबिट करते हैं। तो जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर इनहिबिट हो जाएंगे तो आपके पास क्या जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने याद करने, और जो फोटोथेरेपी का इसमें वो इतना बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका क्या था, ट्रीटमेंट था। अच्छा, इसमें सोराइटिक आर्थराइटिस भी आती है, ठीक है। सोराइटिक आर्थराइटिस में आपने ये याद करना है वो जो ना वो आपके पास क्या एसोसिएटेड विद B27 HLA-B27, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ना आपके पास क्या सोरासिस का जो ना आपके पास क्या लेक्चर भी एंड होता है। मैं इसकी पिक्चर्स लगा दूंगा, ठीक है। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।